अच्छा, ये सवाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। सवाल इसमें ये था कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। सैलरी पे टैक्स लगाना तो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है ना। कस्टम ड्यूटी बढ़ा के लग्जरी इंपोर्ट्स को रोकना और लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज करना, ये नॉन रेवेन्यू मैयर है। बिजनेसेस पे टैक्स लगाने से तो रेवेन्यू आएगा, कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाने से तो रेवेन्यू आएगा। नॉन रेवेन्यू मैयर पूछ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। इसको पढ़ लें। हाँ बताओ, पॉज करो। नॉन रेवेन्यू रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस ये है कि आप का मकसद पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रमोट करना है या रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो इससे इससे पाकिस्तान के पास टैक्स ज़्यादा आएगा, इससे पाकिस्तान के पास टैक्स ज़्यादा आएगा, इससे पाकिस्तान के पास टैक्स ज़्यादा आएगा। लेकिन नॉन रेवेन्यू की आप अगर एग्जांपल्स पढ़ोगे जाके, उसमें इसने ये एग्जांपल वाज़े तौर पे डाली भी है। इसका मतलब ये है कि इससे रेवेन्यू इकट्ठा करना मकसूद नहीं है, इससे लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज करना मकसूद है। अच्छा, ये आई कैप के एमसीक्यूज हैं जो उसने सैंपल बेस पे डाले हुए हैं, पहले वाले 5। 30/6 का ईयर एंड होगा 26। इसके बाद आएगा जब स्पेशल या ट्रांजिशनल होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। इसका ईयर एंड होगा 30/27 और इसके बाद आएगा 30/28। तो 30/26, 27, 28 वाली ऑप्शन टेक करनी थी। जो खुद 30 जून है तो इसके बाद नहीं देखना कौन सा 30 जून आएगा, इसके बाद देखना है कौन सा 30 जून आएगा। डिनोट कैसे करना था ये पूछ रहा था। डबल टैक्स विच प्रिंसिपल इज मोस्ट क्लियरली ब्रीच्ड, क्या था इसमें, सवाल क्या था? सवाल ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नहीं, सवाल ये था कि अ टैक्स प्रैक्टिशनर ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज एडवाइजेज, बस वादे लिखा हुआ है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज ना होने की वजह से मशवरा दे रहा है, तो फिर क्या वायलेट हो रहा है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सन बट नॉट अ कंपनी। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन में आपको ये तीनों मिल जाएंगे, असल में ये था बस। तो ये कंपनी नहीं है, ये पर्सन है, फेडरल गवर्नमेंट पर्सन है, कंपनी नहीं है। इनको हमने कंपनी के डेफिनेशन में इसलिए डाला था कि एक सूबा दूसरे सूबे में जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी की 3 ब्रांचेज हैं। अच्छा, सेल्स टैक्स में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हर ब्रांच अलग रजिस्ट्रेशन करवाए, बस हेड ऑफिस रजिस्ट्रेशन करवा ले वो काफ़ी है। ये सवाल था अगला 6 ये था नहीं, कॉटेज नहीं। 6 ये था कि मिनिमम टैक्स का क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम टैक्स का क्राइटेरिया है आपकी सेल 100 मिलियन या उससे ज्यादा हो, यानी आप अमीर इंसान है। 100 मिलियन वाला तो नहीं हो सकता, फिर ज्यादा वाले क्या करेंगे। और अबव 100 मिलियन ये टेक्निकल लाइन थी, एट 100 मिलियन वाला भी था असल में। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ये हमने अपने से बनाया हुआ था, आगे सारे अपने से बनाए हुए हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मेरे भाई वो होती है जिसका पाकिस्तान में स्टे किसी भी 12 महीने में 90 दिन या उससे ज्यादा हो, यानी एटलीस्ट 90, इस तरह की लाइन लिखी हुई थी। ये सारे ही गलत थे। विद इन टैक्स ईयर नहीं, विद इन स्पेशल टैक्स ईयर तो ऐसे ही, विद इन कैलेंडर ईयर नहीं, विद इन एनी 12 मंथ्स। अब इसके लिए अच्छी रिवीजन टॉपिक की चाहिए होती है, ये नहीं कि आपकी गलतियां हुई हैं, गलतियां होने से देखे कहाँ रिवीजन नहीं थी। अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे 5 मिलियन के हैं और हमने एक मशीनरी दी है। डिविडेंड की डेफिनेशन में जो पहला पॉइंट है उसमें अगर आप जाके देखें, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, डिविडेंड की डेफिनेशन में पहला पॉइंट चैप्टर नंबर 5, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप पैसे दे दें या चीजें दे दें। डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर, इफ सच जाना ऑफ एसेट्स, आपके एसेट्स जा रहे हैं तो एसेट्स में कैश भी आता है, मशीन भी आती है। तो अगर आपने 3 मिलियन वाली मशीन बांट दी है और आपके प्रॉफिट पड़े हुए थे 5 मिलियन, तो जिस हद तक प्रॉफिट पड़े हुए थे उस हद तक बांट सकते हैं, लेकिन उतना आपने बांटा ही नहीं, आपने बांटा ही सिर्फ 3 मिलियन की मशीन है, 3 मिलियन डिविडेंड होगा। प्रॉफिट सारे नहीं डिविडेंड जब तक कि बांटे ना जाए, 5 में से 3 वाला बांट दिए तो फिर
अच्छा जी, ये अगला तो आसान था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा था प्लांट भी नया होना चाहिए, और यानी प्लांट नया होना चाहिए। अब ये तो रिपेयर तो नहीं, ये तो रिपेयर का तो लफ्ज़ वहाँ था ही नहीं, ये उसने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ था। और यूज नहीं, नया प्लांट होना चाहिए था। इनकम फ्रॉम अ बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम ओनली इफ बिल्डिंग इज इन द इमीडिएट विसिनिटी एंड यूज ड्यू टू कनेक्शन विद स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो किसी तरह की बात सही लग रही है, लेकिन इमीडिएट विसिनिटी भी तो होना चाहिए ना। ज़्यादा अच्छा वो था, बिल्डिंग इज सिटेड एनीवेयर, एनीवेयर नहीं, इमीडिएट विसिनिटी। बिल्डिंग इज ओन्ड बाय, ये अधूरी बात थी। और यूज एज रेजिडेंस, अपने घर के तौर पे यूज़ कर रहा है। यूज एज डिवेलिंग हाउस, स्टोर हाउस होना चाहिए था। सैलरी रिसीव्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान विल बी एग्जाम्ड, अगर 3 शराइत पूरी हों। हमारा बंदा भी वहाँ ये सर्विसेज दे रहा हो, वो लोग उसे भी माफ़ कर रहे हों, और ये बंदा पता नहीं कोई तीसरी चीज़ थी एक, उस कंट्री का सिटीजन हो शायद। एम्प्लॉयज़ नॉन, नहीं ये तो कोई शर्त नहीं है, एम्प्लॉयज़ नॉन रेजिडेंट, एम्प्लॉयज़ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एंड सैलरीज पेड अब्रॉड भी कोई शर्त नहीं थी वहाँ पे। सिमिलर एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड बाय डेट फॉरेन गवर्नमेंट टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये कंडीशन थी। एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऐसे कोई नहीं है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का लफ्ज़ वहाँ पे। 12, A taxpayer filed a revised return after 60 days of original filing, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। वैसे बताना चाहिए था, ओहो, लेकिन आपने उस वक्त तक पढ़ा ही इनकम टैक्स हुआ था मेरे ख्याल से, या शायद सेल्स टैक्स पढ़ लिया हुआ था, ये बताना चाहिए था। A taxpayer files a revised return after 60 days of original filing. Commissioner does not respond within 60 days. तो हमने ये पढ़ा था इनकम टैक्स में अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो एज्यूम कर लिया जाएगा कि अप्रूवल मिल गई है। अब इनके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है, पता नहीं बच्चे क्यों पूछ रहे थे एमसीक्यू कितने आने हैं, अलग से तैयारी, वो तैयारी जो की हुई है वही चलनी है। अगर एक बंदे की गैस और बिजली बंद हो गई है इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के, हु मे ऑर्डर रजिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल टफ सवाल था। ये मुझे उम्मीद है आई कैब नहीं पूछेगा। इसमें बोर्ड और कमिश्नर लिखा हुआ था, ये तो रट्टा प्रोग्राम है पूरा, इसमें बोर्ड और कमिश्नर लिखा हुआ था। अ पर्सन कंबाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल, ये तो डेफिनेशन से पूछा था उसने। ये आसान किताब से ही हमने सवाल उठाया हुआ था, अगले वाला, ये 15 डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अ डिमांड फ्रॉम ग्रांट ऑफ एफसीएफ कैन ओनली बी मेड, ये ना, ये ग्रांट फ्रॉम एफसीएफ कैन ओनली बी मेड, डिमांड फ्रॉम ग्रांट फॉर एफसीएफ, अब ये तो रट्टा प्रोग्राम है बिल्कुल। The demand can only be made with the recommendation of federal government. ओके, एमसी वो निकालें सेल्स टैक्स का चैप्टर, चैप्टर नंबर 23, चैप्टर 23। ये इधर था मशीन ए और बी वाला एक, बस ठीक है। ये दोनों सवाल जो है ना, ये आपने सवाल करके आने होमवर्क में, क्वेश्चन 23। अब आपको मैं 2-3 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, आप लोग ये पढ़ें, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो इस सवाल को ना तसल्ली से बैठ के करें, फिर वीडियो ऑन करें। आप लोग 2-3 मिनट पढ़ लें, फिर इसमें जो मसला आएगा सिर्फ वो मैं बता दूंगा। माजरत है भाई, लेट आ गए। मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ डिस्कस करने वाली है, करो पहला बुलेट डिस्कस। सेल टू रजिस्टर पर इंक्लूड इनवॉइस एरोनियसली इशू टू रशीद फॉर 270, माइनस कर गए 270 और नीचे से अलग से ऐड करना है 720। नेट से नहीं खेलना। सेल टू अनरजिस्टर्ड, वर्किंग 3 का एंड, सेल टू अनरजिस्टर्ड जहाँ पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 815, इसमें एंड कंज्यूमर को है, तो इसको वर्किंग 3 के एंड में
जहाँ लिखा होता है फर्दर टैक्स, उससे निकाल के नो फर्दर टैक्स में लाना था, रिक्लासीफाई। परचेज इंक्लूड अमाउंट ऑफ 18 लाख पेड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, however invoice of only 40% is received, 60% invoice not received। तो वो जो आज हम थ्योरी में पढ़े थे कि इनपुट तब रिकॉर्ड कर सकते हैं जब इनवॉइस हो, तो बेहतर है कि बेशक पूरा 18 लाख माइनस कर दें परचेज में से और उसका 40% ऐड कर दें, या फिर डायरेक्ट 60% माइनस कर दें, वो मुनासिब नहीं। ये तो सीधी सी 12 लाख डेड करना है। 2 मशीनें ए एंड बी विच आर, हाँ जी, क्रेस्ट में जो मसला है उसको तो फिर डेड कर देना। 2 मशीनें ए एंड बी रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड इन कमीशन इनटू ऑपरेशन 15 अगस्त। मशीन ए इज यूज फॉर टैक्सेबल सेल ऑनली एंड मशीन बी इज यूज फॉर एग्जाम्प्ट सेल ऑनली। अब टैक्सेबल सेल में फिर देखना पड़ेगा कि जीरो पड़ी है या नहीं, बस फिर टैक्सेबल सेल को ये पोर्शन कर देना है। इनपुट भूला हुआ मार्च का है, कुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन मार्च। बिजली का बिल कैश में पे हुआ है, कोई नहीं, 95 से खेलेंगे, चेक नहीं करेंगे कि ये 95 इसका 18% है या नहीं। सेल रिटर्न है, इसलिए बैठे तो चला जाना चाहिए था, मेरे कहने पे शायद बैठे थे।